वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम PSI 512 जेंडर इश्यूज इन साइकोलॉजी की मिड एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले है MCQ नंबर 1। द फर्स्ट वुमेन्स राइट्स कन्वेंशन वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? न्यूयॉर्क एंड इन 1848। The process through which an individual is expected to perform certain roles as male and female and adopts a certain set of behaviors is known as gender roles। इस पे डेफिनेशन का सवाल भी आता है और आपसे कुछ एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं कि जेंडर रोल्स की कोई एग्जांपल दे दें। Unobtrusive measures and study of archival data are part of which of the following types of research methods? तो ये है डिस्क्रिप्टिव मेथड्स की टाइप्स। देखिए, दो किस्म की रिसर्च मेथड्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आगे टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। और इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव मेथड में आ जाते हैं सर्वे, कोरिलेशनल रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एनालिसिस। उसके अलावा ये दो भी हैं अनऑब्ट्रूसिव मेजर्स, आर्काइवल डाटा। The feminist who initiated the feminist movement was termed as। तो ये जो waves of feminist movement है, ये बहुत अच्छे से याद करनी, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट जिन्होंने ये फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट की थी उन्हें कहते हैं। सेकेंड वेव फेमिनिस्ट जो है इमर्ज हुई थी 1960s के बाद, जब औरतों को राइट टू फ्रेंचाइज और राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन मिल गया था, उसके बाद ये इमर्ज हुई थी। और ये किसके लिए काम कर रहे थे? इक्वालिटी के लिए, इकोनॉमिक और सोशल लेवल पे। इन्होंने फाइट की थी फॉर द राइट टू कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल एंड सेक्सुअल लिबरेशन। और सेक्सुअल लिबरेशन एक डिबेटेड सा इशू बन गया था और बहुत सारी फेमिनिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज भी किया था। थर्ड वेव फेमिनिस्ट जो है वो इमर्ज हुई थी 1990s में, ये बात याद रखनी है। अर्लियर फेमिनिस्ट जो है उनसे मतलब ये बात उनसे मिस हो गई कि वो ये देखें कि बहुत सारी औरतों की जो सिचुएशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है, तो उनकी नीड्स डिफरेंट होती हैं। तो थर्ड वेव जो फेमिनिस्ट की थी उनका फिर जो है मुद्दा यही था कि औरतें मुख्तलिफ होती हैं और उनकी मुख्तलिफ नीड्स भी हो सकती हैं। तो वुमेनिज्म, क्वेयर थ्योरी और पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म इसी वेव का पार्ट थे। The perception of being male or a female refers to which of the following? Gender. The modern feminist movement emerged from which of the following areas? West. Which of the following forms refer to the thought that women should have the same rights as men? बहुत सारी फॉर्म्स थे फेमिनिज्म की, उसमें से कुछ हैं लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म एंड कल्चरल फेमिनिज्म। ये भी याद करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबरल फेमिनिज्म कहता है कि औरतों और मर्दों की जो राइट्स हैं वो सेम होने चाहिए। रेडिकल फेमिनिज्म कहता है कि मर्द जालिम और औरत मजलूम है, और जो जेंडर के बारे में कल्चर में एक चीज़ जो फैली हुई है कि एक जेंडर सुपीरियर है, दूसरा इन्फीरियर है, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। सोशलिस्ट फेमिनिज्म कहते हैं कि इंफरादी तौर पर हमें लिबरेशन की बात नहीं करनी चाहिए, हमें जो है मर्द और औरत को मिलकर जेंडर इक्वलिटी की बात करनी चाहिए और उसके लिए लड़ना चाहिए। कल्चरल फेमिनिज्म कहते हैं कि जो माशरा है उसमें एक चेंज लाने की ज़रूरत है, और जो माशरा औरतों के जो काम होता है उसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देता, उसकी इतनी वैल्यू नहीं करता, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसकी बात करें कि वुमेन शुड हैव द सेम राइट एज मेन, तो ये लिबरल फेमिनिज्म की बात है। In which of the following threats to gender-related research a researcher takes data from one segment of the population and generalizes it to the whole population? इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजिंग। तो इस MCQ में हम जो है कुछ थ्रेट्स पढ़ लेते हैं। जेंडर रिलेटेड रिसर्च पे कुछ थ्रेट्स होते हैं, एक है एंडोसेंट्रिसिटी और दूसरा है गायनोसेंट्रिसिटी, थर्ड इज ओवर जनरलाइजिंग। एंडोसेंट्रिसिटी है कि आप किसी भी मसले को सिर्फ मेल पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, जैसे कि बहुत सारे रिसर्चेस में मर्द के जो है काम को पढ़ा जाता था, उस पर रिसर्च की जाती थी, लेकिन औरत का जो घरेलू काम था उसको जो है इग्नोर कर दिया जाता था। तो इसका दूसरा एक्सट्रीम ये है कि आप किसी भी मसले को सिर्फ औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो इसे कहते हैं गायनोसेंट्रिसिटी। और थर्ड है ओवर जनरलाइजिंग। आप जो है छोटे से पॉपुलेशन का डाटा उठाओ, यानी कि उस पर रिसर्च करो। फॉर एग्जांपल आप मर्दों पे रिसर्च करो और जो भी कंक्लूजन आ जाए आप कहो कि अब ये औरतों पर भी अप्लाई होता है, तो इसे कहते हैं ओवर जनरलाइजिंग। कुछ केसेस में ये ठीक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप इंसान वाली ऐसी क्वालिटी पढ़ी हो जो दोनों मर्द औरत में पाई जाती है, यानी कि इंसान में पाई जाती हो। लेकिन कुछ जो है पहले साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो है ऐसे स्टडीज़ करते थे
मेल सैंपल्स पे स्टडीज़ करते थे और फिर उसकी जो फाइंडिंग्स आती थी वो सारे मैनकाइंड पे जनरलाइज कर लेते थे। वो सिर्फ अपना पर्दा रखते थे कि हम तो सिर्फ हम ह्यूमैनिटी को पढ़ रहे हैं रादर देन जस्ट मैन अलोन। लेकिन मोस्ट केसेस में ऐसा हो सकता है, मोस्टली केसेस में हो सकता है कि आप ह्यूमैनिटी को पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो है सिर्फ अपने ऊपर पर्दा ही डालते थे कि हम असल में तो उसको मर्दों को नहीं पढ़ रहे, हम तो इंसान को पढ़ रहे हैं ओवरऑल। In which of the following syndrome the individual inherited an extra X chromosome which made their chromosomal structure as XXY? अच्छा, जो इंसान के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, उसमें जो 23rd पेयर होता है उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वो इंसान का जेंडर और सेक्स डिसाइड करते हैं, यानी कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो औरतों के अंदर होता है XX और मर्दों के अंदर होता है XY। तो एबनॉर्मेलिटीज़ कब आ जाती हैं? जब XY या XX के अलावा इनमें और चीज़ आ जाए या फिर कोई चीज़ कम हो जाए। जैसे अब ये है ख्वाजा सिरा के अंदर ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इंडिविजुअल विद दिस सिंड्रोम इनहेरिट वन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम। अभी देखिए ये XY जो है मर्द बनाता है, लेकिन एक्स्ट्रा एक X आ गया, यानी कि ऐसा मर्द जिसके अंदर फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डोमिनेंट होंगी। They inherit one extra X chromosome and their chromosomal structure is XXY. They characteristically have relatively high pitched voice, जैसे औरतों की होती है। औरतों की बॉडी और इसके अलावा जो इनकी चेस्ट है वो भी औरतों जैसा होगा, और बॉडी पर और चेहरे पर औरतों जैसे कम बाल होते हैं इनके। In the context of psychology, what is the primary difference between gender and sex? ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। जेंडर इज कि आपका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आप कहते हो कि हाँ मैं मर्द हूँ या मैं औरत हूँ, और सेक्स रेफर्स टू कि आपका जो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन है मर्द और औरत का, कि अगर आपका 23rd क्रोमोसोम जो 23rd पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें अगर XX है तो आप जो है फीमेल हैं, XY है तो आप मेल हैं। Which division of American Psychological Association was established in 1995 to directly deal with psychological study of men and masculinity? Division 51, और अगर औरतों की बात करें तो Division 35. Which form of feminism argues that the cultural notion of gender needs to be entirely eliminated and use men as oppressor and women as the oppressed? Radical feminism. Which wave of the feminist movement emerged in 1990s? एक 1960 में हुई थी और एक 1990s में, तो ये थर्ड वेव है। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट ईक्लर, अब ये नाम याद रखना है कि इन्होंने जो है जेंडर रिसर्च से रिलेटेड जो थ्रेड्स होते हैं ना वो इन्होंने लिए थे। तो वो कहते हैं अगर आप मेल पर्सपेक्टिव से मसले को देख रहे हैं तो वो कौन सा थ्रेड है? एंड्रोसेंट्रिसिटी। एंड्रो जो है मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, सेंट्रिसिटी यानी कि मर्दों को सेंटर में रख के ही उनके मसाइल को देखा जा रहा है, या किसी भी मसाइल को मर्दों को सेंटर में रख के देखा जा रहा है। Which early school of psychology primarily focused on nature rather than nurture and produced biased empirical findings suggesting that females were intellectually deficient as compared to men? अच्छा, इस MCQ के लिए अगर हम हैंडआउट से ही पढ़ लें तो हमारे बहुत सारे MCQs कवर हो जाएंगे। उसमें हम स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म को भी पढ़ लेते हैं इकट्ठे। तो हैंडआउट्स में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चरलिज्म हमने पिछले साइकोलॉजी कोर्सेज में भी पढ़ा है कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्या करते हैं, वो ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड होते हैं। वो एडल्ट की मेंटल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं बाय यूजिंग इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि अपने ही ज़हन से चीज़ों का जवाब निकालना, यानी कि कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं की इनकी। स्ट्रक्चरलिस्ट इंटरेस्ट वाज इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ जनरलाइज्ड एडल्ट माइंड, कि एक इंसान एडल्ट इंसान का जो माइंड होता है वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दे वर नॉट कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंक्लूडिंग डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि ये मेन एंड वुमेन को इक्वली ट्रीट करते थे। ये बात कैसे पता चलती है? ये जो जनरलाइज्ड एडल्ट माइंड को स्टडी करते हैं वो माइंड किसका होता है? मेल का होता है। यानी कि ये समझते हैं कि भाई एडल्ट माइंड सिर्फ मेल का ही है, और तो ये फीमेल के माइंड को स्टडी ही नहीं करते थे। फीमेल के माइंड को, जानवर के माइंड को, बच्चों के माइंड को स्टडी ही नहीं करते थे। तो इन्होंने तो हाथ उठा लिया कि हम औरतों को स्टडी नहीं कर रहे। फंक्शनलिज्म क्या कहते हैं? फंक्शनलिज्म जो है वो ब्रेन के स्ट्रक्चर पे नहीं बात करता था, वो ब्रेन के फंक्शन पे बात करता था। तो फंक्शनलिज्म फोकस्ड अपॉन द फंक्शंस ऑफ माइंड रादर देन द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। फंक्शनलिस्ट रिसर्चेस इंक्लूड अ वाइडर वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल्स। इन्होंने जो है औरतों को, चिल्ड्रन को और एनिमल्स को भी पढ़ा, और स्ट्रक्चरलिस्ट जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया था। तो जो स्टडीज़
फंक्शनलिज्म ने जो पढ़ा था औरतों को, तो उसके बाद उनका रिजल्ट क्या आया था। Women were less intelligent than men as compared to men. Women benefited less from education. Women as compared to men had a strong maternal instinct. Women were unlikely to produce example of success और वगैरह वगैरह। तो ये फंक्शनिस्ट का की फाइंडिंग्स थी, उन्होंने जो औरतों पर रिसर्च की थी। फिर फंक्शनिस्ट के बारे में कहते हैं कि नेचर में इंटरेस्टेड है रादर देन नर्चर में। कैसे? अब ब्रेन के जो फंक्शंस है तो नेचर से ही रिलेटेड है, तो वो नेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। द स्टडी ऑफ सेक्स रोज एंड कल्चरल कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन डिड नॉट इंटरेस्ट देम। द जेंडर बायस्ड व्यूज और फाइंडिंग्स ऑफ द फंक्शनिस्ट फेस स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म। तो इन्होंने जो फाइंडिंग्स दी थी तो इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट ने इनसे कहा था कि आप जो है बायस्ड होकर ये व्यूज़ दे रहे हैं, आप मर्द हैं इसलिए आप औरतों के बारे में ऐसे व्यूज़ दे रहे हैं। और दूसरी ने कहा था कि आप तब तक औरतों के पोटेंशियल को मतलब बिलीव दैट वुमेन्स पोटेंशियल कैन नेवर बी डेमोन्स्ट्रेटेड, उसको डेमोन्स्ट्रेट कभी नहीं कर सकते औरतों के पोटेंशियल को जब तक आप जो है उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो अपनी लाइफ खुद चूज़ करे, बेशक वो करियर की हो या मैटरनिटी की हो या दोनों हो, और फिर उसमें एक्सेल करे, फिर आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, फिर आप उसको जो है पोटेंशियल देख सकते हैं। देन आता है बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म जो है वो कहता है कि बिहेवियर इमर्ज होता है ऑलमोस्ट एज अ रिएक्शन टू द प्रिवेलिंग इंट्रोस्पेक्टिव इनर एक्सपीरियंस अप्रोच। वो कहता है कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो उसके इन्वायरमेंट की वजह से होता है, वो उसके नर्चर की वजह से होता है, यानी कि जो उसको इन्वायरमेंट मिला है, जो उसको तरबियत मिली है। फॉर एग्जांपल आप कोई बिहेवियर करते हो तो अगर आपके अम्मा अब्बा ने आपको डांटा या फिर शाबाशी दी तो वो तरबियत में शामिल हो जाते हैं, फिर उससे आपका बिहेवियर जो है वो डिफाइन होता है। तो बिहेवियरिज्म ये कहते थे। ऑल्दो देयर मेन एम्फेसिस वाज डिफरेंट फ्रॉम द फंक्शनलिस्ट, लेकिन इनकी जो अप्रोच है टुवर्ड्स जेंडर डिफरेंस वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी। उनका भी यही मानना था कि भाई मर्द जो है वो एक सुपीरियर जेंडर है, जैसे कि पिछले में हमने पढ़ा फंक्शनलिस्ट के फाइंडिंग्स को। तो इसमें ये है कि ये दीज अर्ली साइकोलॉजिस्ट क्रिएटेड वुमेनलेस साइकोलॉजी, यानी कि स्ट्रक्चरलिस्ट की अगर हम बात करें तो उन दो औरतों को पढ़ा ही नहीं ना। फंक्शनलिस्ट की बात करें तो उन्होंने एक बायस्ड ओपिनियंस दे दी औरतों के बारे में। बिहेवियरिज्म की बात करें तो उनके भी फाइंडिंग्स मिलती जुलती ही हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि जेंडर डिफरेंसेस को या तो इग्नोर कर दिया है या जो उसकी जो फाइंडिंग्स आई थी वो बहुत ज़्यादा बायस्ड थी, तो इसलिए कहते हैं कि इन साइकोलॉजिस्ट ने एक वुमेनलेस साइकोलॉजी बना दी थी। इसके बाद साइको एनालिटिक साइकोलॉजी जो सिगमंड फ्रॉइड है वो पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने जेंडर डिफरेंसेस को पढ़ा था। इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी थी और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुई थी। इनके बारे में जो है हम अगले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेचर पे किसका फोकस था? फंक्शनलिज्म। If a researcher studies the impact of high doses of androgens taken accidentally by pregnant mothers on their children, they are using which type of research design? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये मैंने आप लोग को बताया था कि क्वांटिटेटिव मेथड आगे जो है डिवाइड हुआ है डिस्क्रिप्टिव मेथड में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और थर्ड होता है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये ऐसी रिसर्च होती है कि आप ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि प्लान नहीं होता, इनिशिएट एक्सपेरिमेंटर ने नहीं किया होता, वो एक्सीडेंट या वो इंसिडेंट हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है आप लोग स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है वो बहुत ज़्यादा एंड्रोजन्स खा लेती है या बहुत हार्मफुल ड्रग्स कंज्यूम कर लेती है, तो उसका फिर क्या असर होगा उसके बच्चों पे, वो पढ़ने के लिए आपको किसी प्रेग्नेंट औरत को ये कहना नहीं पड़ेगा कि भाई आप ये चीज़ें खा लो, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये अनएथिकल होगा। या फिर अगर किसी के ऊपर तेज़ाब गिरा है तो आप उसका जो है एक्सपीरियंस उससे पता करना चाह रही हो, फिर उस इंसिडेंट का उस पर क्या असर हुआ है वो उससे पता करना चाह रहे हो, उस पर रिसर्च करनी चाह रहे हो, तो आप उसके ऊपर तेज़ाब नहीं गिराओगे। तो ऐसे इंसिडेंट जो हो चुके हैं और फिर आपने उस पर पढ़ाई की है, ठीक है। Which historical figure is widely celebrated as the widely बोला मैंने, अच्छा, फादर ऑफ इजिप्शियन फेमिनिस्ट मूवमेंट? ये हैं कासिम अमीन, एक इजिप्शियन ज्यूरिस्ट थे। In the context of Indian subcontinent, what was the primary foundational objective behind the establishment of All India Women's Conference? पहला इनका एजेंडा था कि औरतों के एजुकेशन पे बात करनी थी। सेकंड फिर बाद में जो है इनका एजेंडा जो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी आगे कि सोसाइटी में एक चेंज लाने की ज़रूरत है। What specific structural voting rule historically made achieving comprehensive women's suffrage uniquely difficult in Bhutan? वुमेन सफरेज कहते हैं कि औरतों को भी इक्वल राइट मिले वोट करने का ना।
तो भूटान में क्या है कि वन प्रॉपर्टी का रूल है, जिसकी वजह से वुमेन सफरेज मुश्किल हो जाती है। यानी कि अगर एक घराना है तो उसमें एक ही बंदा वोट करेगा, फिर वो तो मोस्ट प्रोबेबली मर्द ही होता है। तो इस तरह औरत से फिर वो जो वो राइट टू वोट होता है वो छीन लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे मुश्किल है वुमेन सफरेज को अचीव करना। According to Epstein's framework on gender differences, how are the two opposing viewpoints regarding female-male psychological traits classified? इसने बहुत मतलब बेसिक सी बात कर दी थी और पता नहीं इसको इधर कोर्स में शामिल करने की क्या ज़रूरत थी। एप्स्टीन सब जानते होंगे। Describes the two opposing viewpoints as minimalist and maximalist. कहता है कि मर्द और औरत के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, मिनिमलिस्ट में कहता है कि कम से कम है और डीप हैं, मैक्सिमलिस्ट में कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मुझे समझ नहीं है इसकी ज़रूरत क्या थी। ये तो बच्चे को पता होता है कि दो चीज़ें हो सकती हैं, या ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। Which school of thought operated under the biased assumption that male mind was the generalized adult mind? ये था structuralism. If a gender researcher needs to gather descriptive data from a very large number of people in minimal amount of time, which research design is the best approach to utilize? तो अभी हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो मेथड्स होते हैं रिसर्च के। क्वांटिटेटिव आगे जो है डिवाइड हुआ है डिस्क्रिप्टिव मेथड में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। इसमें जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, सबसे पहला आ जाता है सर्वे, फिर आ जाता है कोरिलेशनल रिसर्च, देन आता है ऑब्जर्वेशन, कंटेंट एनालिसिस, अनऑब्स्ट्रूसिव मेजर्स और आर्काइवल डाटा। हाँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने 6 दिन लगाए इस कोर्स को ख़त्म करने में। ठीक है, तो सर्वे की अगर हम बात करें, ये बेस्ट अप्रोच है। क्विक इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिल जाएगी, बहुत सारे लोगों से मिल जाएगी और थोड़े से टाइम में मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्वे करना चाहते हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स कैसे अपना फ्यूचर करियर पाथ जो है चूज़ करती हैं, तो आप कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस होंगे या सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे और लोग जो है उससे रिस्पॉन्ड कर लेंगे। सर्वेस इंपॉर्टेंट होते हैं जब गोल ऑफ स्टडी है क्या आप लोगों का ओपिनियन, उनके प्रेजुडिस, उनका एटीट्यूड्स क्या है या उनके लाइफस्टाइल क्या है, उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक सर्वे तैयार करती हूँ कि कैसे स्क्रीन टाइम रिलेटेड है आपका स्लीप की क्वालिटी पे। फॉर एग्जांपल, तो मैं उस पर सवाल पूछती हूँ, लोगों से पूछती हूँ कि उनका स्क्रीन टाइम कितना है, फिर उनको नींद कितनी आती है, कभी उनने ऐसे किया हो कि उनने जो है स्क्रीन टाइम कम किया, फिर उनकी नींद पे क्या असर हुआ। तो ये मेरा एक सर्वे होगा। सर्वे जो है कभी कभी आखिरी अप्रोच रह जाती है रिसर्चर के लिए, जब उसने जो है ऐसा फिनोमेना पढ़ना हो जो कि ऑब्जर्वेशन से नहीं हल हो सकता, या तो कोई एथिकल रीज़न होता है इसलिए, या फिर प्रोसीजर का कोई मसला होता है कि वो जो चीज़ वो पढ़ना चाह रहा है वो ऑब्जर्वेशन से नहीं हो पाएगी। Dash is the most commonly used tool in psychological research to determine the strength and direction of linear relationship between two variables. ये statistical concept है correlation का, ये वहाँ से आया है। अब हमने पढ़ा ना, सर्वे था पहले, फिर correlational research, then observation, content analysis, unobtrusive measures and archival data. At this point आप लोग को भी याद हो जाना चाहिए। तो कोरिलेशनल रिसर्च में जो है एक पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट इस्तेमाल होता है। इसमें वैल्यूज़ होती है 1 से लेकर -1 की। जो भी आंसर आएगा वो आपको मैग्नीट्यूड भी बताएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पॉजिटिव आंसर आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि दो वेरिएबल्स के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ठीक है, एक चीज़ को ज़्यादा करो दूसरी भी ज़्यादा हो रही होती है। नेगेटिव कोरिलेशन हमें ये बताएगा कि वीक रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। ज़ीरो कोरिलेशन हमें बताएगा कि कोई भी ताल्लुक नहीं है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। और इसके बाद एक बात लिखी होती है कि कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली मीन कॉजेशन, यानी कि अगर कोई चीज़ दूसरे से रिलेटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ उसकी वजह से हो रही है, कॉज कोई और भी हो सकता है उसका। A descriptive research method that involves capturing human or animal actions in their everyday environment without any researcher manipulation or interference is known as। तो फर्स्ट था सर्वे, सेकंड कोरिलेशनल रिसर्च, थर्ड इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की आगे से दो टाइप्स हैं। एक है ऑब्जर्वेशन जिसमें आप इंटरवेंशन नहीं करते हो, आप इंटरफेयर नहीं करते हो, जो जैसा चल रहा है आप वैसा चलते रहने देते हो और उसमें उसी में एनिमल को या सब्जेक्ट को आप ऑब्जर्व करते हो। दूसरी टाइप होती है ऑब्जर्वेशन की जिसमें आप इंटरवेंशन करते हो। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जिसमें इंटरवेंशन नहीं होती उसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं।
अब आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे। विच मेथड इन्वॉल्व्स रिसर्च इमर्सिंग देमसेल्व्स इनटू एन एनवायरनमेंट सच एज स्कूल्स और शेल्टर होम टू मेक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। ये होती है एथनोग्राफी। इसमें रिसर्चर जो है वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाता है उस इन्वायरमेंट के अंदर जिसको वो स्टडी कर रहा है, और लेकिन उससे कहा जाता है कि आपने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना, या फिर आपने कोई ऐसी बात या ऐसा एक्ट नहीं करना कि जो जिसको चीज़ को ऑब्जर्व किया जा रहा है वो लोग अपना बिहेवियर बदल लें। For example, becoming a student to study gender differences in private language of male and female students in university. तो इसको क्या कहेंगे? एथनोग्राफी। जो डिस्क्रिप्टिव मेथड्स थे उसमें हमने सर्वे, ऑब्जर्वेशन को रिलेशनल रिसर्च पढ़ लिया, बट बाकी जो रह गया उसको हमने छेड़ा नहीं है, तो उसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। आ जाता है नेक्स्ट कंटेंट एनालिसिस। ये अगर हम देखें तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स में क्या आ जाते हैं? सर्वेज, कोरिलेशनल स्टडीज, ऑब्जर्वेशन और कंटेंट एनालिसिस। सही है, तो कंटेंट एनालिसिस को भी पढ़ते हैं कि जिसको भी आपने पढ़ना है तो आप उसका जो कंटेंट है, यानी वो क्या कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसका मीडिया, लिटरेचर, आर्ट, टेक्स्ट बुक्स और ओरल डिस्कशन वो क्या करते हैं, उसको आप स्टडी कर लें तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। ये भी एक प्रोसीजर हो गया। ये मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, लेकिन इसका निचोड़ यही है। फिर कहते हैं अदर डिस्क्रिप्टिव मेथड्स जो है, और यहाँ पे एक और बात है कि कंटेंट एनालिसिस जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लिटरेचर, आर्ट, टेक्स्ट बुक एंड ओरल डिस्कशन, कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये एमसीक्यू हो सकता है आज है। और कंटेंट एनालिसिस आर्काइवल रिसर्च का हिस्सा है। आर्काइवल रिसर्च अभी इधर पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा आर्काइवल रिसर्च क्या होती है। अनऑब्स्ट्रूसिव मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल जो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने सीआईडी देखा है तो जब किसी बंदे के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो जब लोगों से पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ रहता है, उसकी क्या एक्टिविटीज़ थी, वो घर से कितने बजे निकलता था, तो जब सब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो जिसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन हासिल करना चाह रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जब आप हासिल कर चाह रहे हो, डेटा कलेक्शन कर रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं? अनऑब्स्ट्रूसिव मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ना चाह रहे हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की औरतों का लाइफस्टाइल कैसा था, तो आप उनकी जो रिमेन्स हैं, ड्रेसेस, ज्वेलरी और बाकी जो बॉडीली एडोर्नमेंट्स होते हैं, उनको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल सकता है कि उनका लाइफस्टाइल कैसा था। ठीक हो गया। तो इसमें ट्रेसेस ज़्यादातर इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। रिसर्चर्स ने बहुत ज़्यादा ऐसा भी किया है कि किसी एक कम्युनिटी या किसी एक लोकेशन पर रहने वाले मर्दों और औरतों के लाइफस्टाइल को पढ़ने के लिए उनकी गार्बेज कैंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल करते हैं उनको भी पढ़ा है। ठीक हो गया। आर्काइवल डेटा, आर्काइवल रिसर्च क्या होती है कि ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, लिटरेचर, न्यूज़पेपर वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको जब आप पढ़ते हो और आप अंदाज़ा लगाते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ना चाहते हो कि जिस सिटी में आप रहते हो तो 20 साल पहले इसमें क्राइम का जो रेट था वो कितना था, तो आप क्या करोगे? मैगजीन्स वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह, जो भी नेट पे डेटा अवेलेबल है, लिटरेचर पे स्टैट्स जो भी है, वो आप पढ़ना शुरू कर दोगे। तो उसे क्या कहेंगे? आर्काइवल डेटा या फिर आर्काइवल रिसर्च। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च पे। इसमें सबसे पहले एथनोग्राफी आपने पढ़ ली कि कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो जाना रिसर्चर का एक इन्वायरमेंट या सिचुएशन के अंदर ताकि उसको स्टडी कर ले। What chromosomal structure is associated with Turner syndrome, a condition where individuals have abnormal growth patterns and lack prominent female reproductive ability? अब टर्नर सिंड्रोम हम जो है हमने पढ़ा था कि XX जो होता है वो औरतों का होता है। ठीक है, इसमें क्या है? सिर्फ एक X है। ठीक है, तो इसका जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बन रहा है वो XO, यानी कि एक X। सही है। ऐसे केसेस फीमेल में होते हैं और उनकी जो ग्रोथ का पैटर्न होता है एबनॉर्मल हो जाता है। वो हाइट में छोटे होते हैं, 4 फीट 7 इंचेस हो सकती हैं जब प्रॉपर एडल्ट भी हो जाएं, वेब नेक्स हो सकती हैं, स्मॉल जॉज हो सकते हैं, और उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है वो नहीं होगी, यानी कि उनकी जो ओवरीज हैं वो लोग ओव्यूलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और वाइडली स्पेस्ड ब्रेस्ट होते हैं, फील्ड शेप की चेस्ट होते हैं, टर्नड आउट एल्बोज होती हैं, और उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं थायराइड बीमारी के, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, और स्लाइड मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है। और उसके अलावा ये बताया है कि ये सिंड्रोम रेयर है। एक में से 1,000 या 5,000 में से क्या बोल रही हूँ, 3,000 में से एक या फिर 5,000 में से एक तक की इसकी रेंज है। अगर जल्दी डायग्नोज हो जाए ये सिंड्रोम तो ह्यूमन का जो ग्रोथ हार्मोन है उसके अगर इंजेक्शन लगाया जाए तो इनका जो है जो हाइट है वो भी बढ़ सकती है, और अगर प्यूबर्टी की एज तक इनको एस्ट्रोजन दिया जाए तो ये नॉर्मल औरतों की तरह डेवलप कर सकते हैं। तो इसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या है? XO।
During prenatal development, which system has the capacity to develop into the male internal reproductive system? दो systems होते हैं जब बच्चा पैदा नहीं जब वो वूम के अंदर ही बनना शुरू हो जाता है ना, तो उसके पास दो सिस्टम्स होते हैं, एक वुल्फियन सिस्टम, एक मलेरियन सिस्टम। वुल्फियन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट के, और मलेरियन होता है फीमेल के लिए। जब कंसेप्शन हो जाती है 6 वीक्स बाद जो है कोई एक सिस्टम इसमें से गायब हो जाता है और एक रह जाता है, फिर वो उसका सेक्स बन जाता है कि ये मर्द होगा या औरत होगा, ठीक है, या औरत होगी। Individuals with which syndrome possess an XY chromosomal structure but appear to be girls at birth due to abnormal functioning of androgen receptor। अब इसमें देखिए क्रोमोसोमल जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल नॉर्मल है XY, जो कि मेल को शो करता है, लेकिन होता क्या है कि एंड्रोजन यानी कि जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं जो मर्दों को मर्द बनाते हैं, मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें डेवलप करवाते हैं, तो मेल फिटसेस में जो सेल्स होते हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि वो सेंस नहीं कर पाते एंड्रोजन्स को। तो जब वो सेंस नहीं कर पाएंगे, बॉडी उसे फील ही नहीं कर पाएगी, तो बॉडी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगी और उसका जो काम है वो नहीं होगा, यानी कि मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं होंगे। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बर्थ के टाइम पे ऐसे लगता है जैसे कि वो फीमेल है, गर्ल्स हैं। और ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है जेंडर आइडेंटिटी, बिहेवियर और अपीयरेंस जो है फीमेल्स का मिल जाता है लेटर इन लाइफ। तो इसे कहते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। इसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या है? XY। According to research on brain differences, which side of brain is more developed in women and is responsible for imaginative, holistic and intuitive thinking? तो रिसर्चर्स ने ये शो किया कि मर्दों का जो लेफ्ट साइड है ब्रेन का वो ज़्यादा डेवलप होता है, जो कि लॉजिकल थॉट, एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए होता है, और औरतों का जो है वो राइट वाला ज़्यादा होता है, जो कि होलिस्टिक, इंट्यूटिव थिंकिंग, विजुअल और स्पेशल टास्क के लिए होता है। स्टडीज़ ने ये भी शो किया है कि औरतों को उस काम में जो है ज़्यादा सलाहियत हासिल है जिसमें हाफजा इन्वॉल्व होता है, मेमोरी इन्वॉल्व होती है। The behaviorist approach argues that gender roles are learned primarily through, वो तो कहते हैं कि बिहेवियर जो है वो लर्न किया जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग से, ऑपरेंट कंडीशनिंग से और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में वो कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपने अब्बू को देखा देखी जो है ऑब्जर्व करके जो है एसोसिएशन करता है, यानी कि अगर मेरे अब्बा इस तरीके के हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो मैं भी इसी तरीके करूँगा, खुद को उनसे एसोसिएट करते हैं, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है कि वो जो बिहेवियर करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है या एप्रिसिएशन मिलती है, उसके अकॉर्डिंगली वो उस बिहेवियर को लर्न करते हैं। ऑब्जर्वेशनल तो बहुत बेसिक सी बात है कि वो ऑब्जर्व करके जो चीज़ सीखता है। According to Lawrence Kohlberg's cognitive development theory, what is the specific stage where a child becomes aware of that gender remains the same no matter what one wears or how one behaves? अच्छा, उन्होंने एक थ्योरी दी थी लॉरेंस कोहलबर्ग्स ने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। उसमें स्टेजेस थी, ठीक है। उसमें जो जेंडर कंसिस्टेंसी की स्टेज है उसमें जो है बच्चा ये रियलाइज़ कर लेता है कि अगर मैं मर्द हूँ तो मैं मर्द ही रहूँगा, बेशक मैं लंबे बालों वाली विग लगा लूँ या फिर मैं नेल पेंट कर लूँ। Which theory suggests that children are the protagonists in their own gender role socialization, actively categorizing themselves and matching their behaviors to cultural expectations? इसे कहते हैं concept of self socialization। इस चीज़ को तो आपने MCQ के अंदर ही पढ़ लिया। ये थ्योरी क्या कहती है कि चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं वो अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद ही होते हैं, वो सोशलाइज कर रहे होते हैं, वो जो है खुद को और बाकी लोगों को कैटेगराइज कर रहे होते हैं इनटू मेन एंड वुमेन, और वो अपने बिहेवियर को कल्चरल एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहे होते हैं कि मैं मर्द हूँ तो मुझसे कल्चर की क्या एक्सपेक्टेशन थे, तो अपने बिहेवियर को उससे मैच कर रहे होते हैं। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ सेल्फ सोशलाइजेशन। Females who inherit 3XXX chromosomes and are sometimes referred to as super females typically have which condition? XX क्या है? औरत बनाता है, ठीक हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा X आ गया तो इसे कहते हैं सुपर फीमेल्स होगी, मेटा फीमेल्स या ट्रिपल X फीमेल्स। वो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती हैं एवरेज से, उनका बॉडी स्ट्रक्चर लंबा होता है, नॉर्मल डेवलपमेंटल होती हैं, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक की और ये फर्टाइल भी होती हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन लर्निंग डिफ़िकल्टीज थोड़ी सी होती है इनमें, और जो नॉर्मल जो इंटेलिजेंस होते हैं उससे थोड़ा सा कम होते हैं इंटेलिजेंस। इमोशनली इमेच्योर भी हो सकती है अपने बचपन में। और ये जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है ये टर्नर सिंड्रोम से लेस रेयर है, यानी थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है टर्नर सिंड्रोम से। तो ये टर्नर सिंड्रोम के ठीक नीचे ही ये वाला सिंड्रोम भी पाया जाता है हैंडआउट्स में। Which syndrome is caused by excessive prenatal production of androgen from adrenal glands, often resulting in females exhibiting
टॉम बॉय बिहेवियर एंड फिजिकल स्ट्रक्चर्स रिजेंबलिंग बॉयज। अब एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम में एंड्रोजन्स जो होते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। मर्दों में तो मसला नहीं है, क्योंकि मतलब मर्दों में अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसका मसला कोई नहीं है, क्योंकि मर्दों में होता ही एंड्रोजन है। लेकिन औरतों में अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो वो फीमेल फीटस क्या होता है, उसकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो बॉयज़ जैसे दिखने लगता है। ना सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर बल्कि बिहेवियर भी इफेक्ट होता है। वो जो खेल करती है यानी खेलती है, उसकी एक्टिविटीज़ भी बॉयज़ से रिजेंबल कर सकती हैं, और ज़्यादातर ऐसे बच्चियों को फिर टॉम टॉम बॉयज़ भी कहा जाता है। According to the biological approach, what genetic factor makes women less vulnerable to physical problems and allows them to live longer lives? कहते हैं कि जो मर्दों का जो क्रोमोसोमल मेकअप है विच इज़ XY, ये इतना ज़्यादा स्टेबल, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना औरतों का होता है विच इज़ XX। देयर फॉर हायर मोर्टेलिटी रेट जो होते हैं वो मैन होते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और XX क्रोमोसोमल मेकअप and the hormone estrogen seem to make women less vulnerable to physical problems, so women live longer। ये उसमें वर्क स्पेस में भी देखा गया है कि जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब्स जो होती हैं वहाँ पर जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, दे आर मोर लाइकली टू कैरी फीमेल फीटसेस, क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती हैं, ज़िंदा रह सकती हैं। Which theory proposed by Sandra Bem argues that children first develop a simplified concept of male-female distinctions and then apply it universally to organize their behavior। जेंडर स्कीमा जो थ्योरी थी वो कहती थी कि बच्चे जो है एक स्कीमा बना लेते हैं, जेंडर स्कीमा बना लेते हैं। वो क्या होता है, एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है जिसमें वो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं रूल्स को, जो भी वो दुनिया से सीखते हैं जेंडर के बारे में, और फिर उससे वो अपना बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि उनका बिहेवियर क्या होगा। So, according to gender schema theory, children first develop a simplified concept of male-female distinction and later on apply it universally। तो इसका आंसर क्या है, gender schema theory। Gender constancy is also known as, इसको कहा जाता है सेक्स कैटेगरी कॉन्स्टेंसी। और इसके अलावा यहाँ पे जेंडर कॉन्स्टेंसी जो है 3 to 7 ईयर्स की एज में इमर्ज हो जाती है। जेंडर कॉन्स्टेंसी जो है इट इज़ द की टू जेंडर टाइपिंग। जेंडर टाइपिंग क्या है कि जेंडर की बेसिस पे मर्द और औरत को कैटेगराइज करना, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। जेंडर कॉन्स्टेंसी इज द की टू जेंडर टाइपिंग, ये किसने कहा था, कोहलबर्ग ने कहा था। जेंडर कॉन्स्टेंसी किस एज में होती है, 3 to 7 ईयर्स ऑफ एज में होती है। इन द ह्यूमन जेनेटिक ब्लूप्रिंट जो फाइनल 23rd पेयर होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मर्दों में XY होता है और औरतों में XX होता है। During prenatal development, the structural differentiation and development of external sex organs typically begins to take place। ये होता है after the 6th week of conception। According to Karen Horney's psychodynamic perspective, why do men continuously struggle for achievement and attribute evil to women? इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है कि जो मैंने आपसे कहा था साइकोडायनामिक अप्रोच पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के बाद। उसमें जो है फ्रूइड का मेन आइडिया क्या था, सिगमंड फ्रूइड ने साइको एनालिटिक साइकोलॉजी जो है उसको क्रिएट किया था, और वो पहले आदमी थे जिन्होंने मेन एंड वुमेन जो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ डेवलप करते हैं उनके बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक एनर्जी फील करते हैं जो कि उन्हें अट्रैक्ट करते हैं टू द ऑपोजिट सेक्स पेरेंट्स। फॉर एग्जांपल जो छोटा बच्चा है वो और मम्मा की तरफ ज़्यादा जाएगा, और जो लड़का है वो लड़का है तो मम्मा की तरफ ज़्यादा जाएगा, लड़की है तो अब्बा की तरफ ज़्यादा जाएगी। और जो सेम सेक्स पेरेंट होता है ना, यानी कि बच्ची माँ की तरफ और बच्चा बाप की तरफ, वो जो है एंग्री होता है, ठीक है, हेट का एक थोड़ा फैक्टर होता है। तो इस चीज़ को रेजोल्यूशन कैसे मिलता है, कैसे ये मसला रिजॉल्व होता है, तो वो क्या करता है कि चिल्ड्रन स्टॉप फाइटिंग एंड चूज टू कॉपी आइडेंटिफाई विद द पेरेंट ऑफ सेम सेक्स पेरेंट्स। लड़का जो है वो अपने अब्बा को देखने लगता है और उनकी नक्शे कदम चलने लगता है। फ्रॉइड थॉट दिस प्रोसेस वाज मच हार्डर एंड मोर ट्रॉमेटिक फॉर मेन। तो वो कहते थे मर्दों के लिए जो होता है, ये बॉयज़ के लिए चीज़ ज़्यादा मुश्किल होती है सेम सेक्स पेरेंट्स के साथ आइडेंटिफाई करना खुद को। कंट्रोवर्सी क्या बनी थी, वो कहते थे कि बॉयज़ जो है वो मुश्किल से ये काम करते हैं, तो मेन जो है उनके अंदर स्ट्रॉन्गर सेंस होता है राइट का, रॉन्ग का, सोशल वैल्यूज़ का औरतों के मुकाबले, यानी कि मर्द बहुत ज़्यादा एथिकल होते हैं, वो ये कहते थे। और दिस आइडिया इज़ हेविली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज पीपल यूज्ड इट टू क्लेम वुमेन आर इन्फीरियर टू मैन। तो लोगों ने जो है इसको
रीज़न बना के औरतों को खुद से इन्फीरियर समझना शुरू कर दिया, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। जो कैरन हॉर्नी है वो कहती थी उनका बाकी मतलब बेसिक जो फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है उसी से मानना था, लेकिन वो किस चीज़ से डेविएट कर गई कि जो जेंडर डिफरेंसेस पे फ्लूइड ने बात की थी वो इन्हें नहीं मानती थी। वो ये कहती थी कि जो औरतों के अंदर जो एहसास कमतरी है, मर्द जो फ्लूइड कहते थे कि औरतों के अंदर एहसास कमतरी इसलिए क्योंकि मर्द की तरह वो बनना चाहती है और मर्द जो है वो बहुत अजीम होते हैं, लेकिन कैरन हॉर्नी कहती थी वो इन्फीरियरिटी इसलिए होती है कि मर्दों को एक नाजायज़ मतलब एक पावर मिली हुई है, उनका कोई इसमें मतलब उनका कोई इसमें हाथ नहीं है, सोसाइटी के अंदर एक उनको पावर मिली हुई है। बेसिकली पैट्रियार्की की बात कर रहे थे। तो उन्होंने ये कहा कि जो मर्द होते हैं वो जेलस होते हैं औरत की बच्चे पैदा करने की सलाहियत से, और इसीलिए इस चीज़ के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए वो जो है हर वक्त लगे रहते हैं कि मैं थोड़ा बेहतर हो जाऊँ, मैं चीज़ें अचीव कर लूँ। क्या यार हर वक्त लड़ ही रहे होते थे। इन कंपैरिजन टू वुमेन मेन फील इनएडिक्वेट एंड एज अ रिजल्ट दे एट्रीब्यूट ईवल टू मेन, इसीलिए वो ईवल कैरेक्टरिस्टिक को औरतों के साथ बांध देते हैं। तो in order to deal with their feeling inferiority, men need to feel more adequate for which they see women as inferior। तो वो असल में थे मतलब वो कहती हैं कि मर्द खुद असल में होते हैं कमतर क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो वो खुद को बड़ा फील कराने के लिए औरतों को जो है वो कमतर समझते थे। Okay, to overcompensate for their womb envy and feelings of inadequacy regarding reproduction. Which character from Greek mythology does psychologist Ellen Kashuk use to symbolize the inevitable fate and subservient role of good daughter in patriarchal family? ये था एंटीगॉन, ये कैरेक्टर था एंटीगॉन का, इसको भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो ये एक कैरेक्टर बोरो किया था एक स्टोरी से कि एक बंदा था, उसकी आई साइट चली गई थी, तो उसकी जो बेटी थी उसने अपनी जो है पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस कर ली थी। वो कह रही थी कि मैं अपने अब्बू की मदद करूँगी। तो वो जो बंदा था वो उस बेटी की सेक्रीफाइस को अपना हक समझ रहा था, वो ये समझता था। तो ये कहती है कि औरतों को इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है कि भाई वो इसलिए पैदा हुई है कि वो किसी की इज़्ज़त संभालेंगी या पूरी ज़िंदगी जो है किसी और की ग़ुलामी करेंगी। भाई उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, वो अपने फ़ैसले खुद लें और अपने लिए काम करें, वरना जो है इसी तरह पिसती रहेंगी। उनका बेसिकली ये थ्योरी थी। Which theory of gender development emphasizes that social knowledge regarding gender is organized in an ordered sequence of actions appropriate to a particular context and goal? ये कहते हैं जेंडर स्क्रिप्ट थ्योरी को। जेंडर स्क्रिप्ट थ्योरी क्या है वो इसी MCQ के अंदर पता चल जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिससे मैंने फिर सवाल नहीं बनाया क्योंकि MCQ में ही वो चीज़ समझ आ जाती है। According to the cerebral lateralization theory of sex typing, why do males generally acquire mathematical and analytical abilities earlier? क्योंकि उनका जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो जल्दी डेवलप हो जाता है। ठीक है, यहाँ सेरेब्रल हेमिस्फीयर की बात हो रही है, वो जो पीछे बात की है लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन की बात की है। ठीक हो गया। According to David Lane's tripartite division of development, what is the correct chronological sequence of gender role identification? तो पहले है gender role preference, फिर है gender role adoption और उसके बाद है gender role identification। एक 4 साल का बच्चा जानता है कि वो एक लड़का है, लेकिन if he puts on dress and grows his hair long, he will actually become a girl, वो ये भी मानता है। तो इसका मतलब है उसने कौन सा स्टेज अचीव नहीं किया, विच इज़ जेंडर कंसिस्टेंसी, यानी कि उसे ये नहीं पता कि जेंडर एक जैसा ही रहता है, बेशक आप कुछ भी कर लो। What is the primary visual cue infants between 7 and 12 months old use to distinguish between male and female faces? तो 7 से 12 महीने तक के जो बच्चे होते हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हेयर लेंथ का। अगर किसी की हेयर लेंथ ज़्यादा तो ये कह देते हैं कि वो औरत होगी, और अगर कम है तो वो कह देते हैं कि ये मर्द है। When an individual notices a woman driving poorly and concludes that all women are bad drivers while ignoring thousands of instances of good female drivers, they are demonstrating, इसे कहते हैं illusory correlation, यानी कि दो ऐसी चीज़ों के दरमियान में रिलेशन निकालना जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो 50. According to Lawrence Kohlberg's cognitive development theory, true gender typing occurs only after a child demonstrates an unyielding awareness that their anatomical sex is permanent and unchangeable. This milestone is called gender constancy. यानी कि जब उन्हें पता चल जाता है कि हमारा जेंडर कांस्टेंट ही रहेगा। नेचर रेफर्स टू द हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस बट एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर टर्म्ड एज नर्चर। A gender research assumes that the male husband is automatically the primary head of the female, while the female wife only performs support work.
तो ये कौन सा थ्रेट है जेंडर रिलेटेड रिसर्च से? इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, यानी कि आपका जो अपना बायस है, आपका अपना जो मानना है जेंडर से रिलेटेड आपको जो अपना मानना है वो आपने खुद ही एज्यूम कर लिया। यहाँ पे आपको किसी ने नहीं बताया कि हेड ऑफ द फैमिली मर्द है, लेकिन आपने खुद एज्यूम कर लिया। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। Afzal copies his parents' style. It can be regarded as which of the following? Learning by observation. If Aslam conducts a detailed interview with two cricketers and also administers a standardized personality test for them to fill out, which research approach is he utilizing? इसमें अब वो इंटरव्यू भी ले रहे हैं यानी कि क्वालिटेटिव, और फिर टेस्ट भी ले रहे हैं यानी कि क्वांटिटेटिव। तो दोनों जो है, जब आप ऐसा रिसर्च करते हैं, मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसमें आप दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को इस्तेमाल करते हैं, इसे कहते हैं मिक्स मेथड या ट्रायंगुलेशन। An individual believes that women are naturally more pure, delicate, and deeply moral than men, and therefore must be protected and cherished at home. According to Blick and Fisk, this attitude is an example of benevolent sexism. Sexism दो किस्म का होता है, एक होता है hostile sexism, एक होता है benevolent sexism. Hostile sexism में मतलब आपके पास purely hatred होता है against women और आप उनसे नफरत करते हो। दूसरा सेक्सिज्म जो होता है वो होता है कि आप कहो कि बहुत जो औरतें होती हैं बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशस होती हैं, बहुत मतलब कमज़ोर सी होती हैं, ठीक है, फ्रेजाइल होती है, तो आपको उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसे कहते हैं बेनेवोलेंट सेक्सिज्म। इस पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, फाइनली सब्जेक्टिव प्रिपरेशन। सॉरी आई एम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और पंखे के बगैर आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मैक्सिमलिस्ट और मिनिमलिस्ट के दरमियान में आ जाता है डिफरेंस। मैक्सिमलिस्ट क्या था कि ह्यूज फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन मैन एंड वुमेन, और मिनिमलिस्ट कहते हैं कि ज़्यादा नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं और डीप होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेनलेस साइकोलॉजी हमने पढ़ लिया कि बिहेवियरिज्म उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बिहेवियरिस्ट ने क्या किया था, सेक्स डिफरेंसेस को, सेक्स रोल्स को और सोशल फैक्टर्स को जो है बिल्कुल इग्नोर कर लिया था और सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, लर्निंग और मेमोरी पे काम कर रहे थे। या तो वो वुमेन को बिल्कुल एक्सक्लूड कर देते थे, या जब वो उनको पढ़ते थे तो जो जेंडर रिलेटेड वेरिएबल्स थे उनको एग्जामिन करना वो उनसे नहीं होता, तो उसको नहीं एग्जामिन कर पाते थे। अब ये थ्रेट्स जो है ओवर जनरलाइजेशन हमने पढ़ लिया, जेंडर ब्लाइंडनेस पढ़ते हैं। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज दैट जेंडर डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ignoring that elderly women mostly live without husbands while elderly men live with wives. जेंडर ब्लाइंडनेस इज बेसिकली कि आप जो है जेंडर डिफरेंसेस देखो ही ना, कोई एक मसला होगा तो आप जो है जो भी उसका असरात होंगे मर्द पे या औरत पे, आप ये नहीं देखोगे कि मर्द पे अलग असर है, औरत पे अलग असर है। जेंडर डिफरेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, आप उसके सिर्फ असर की बात करोगे ऑन ह्यूमन। ठीक हो गया। डबल स्टैंडर्ड्स होते हैं रिसर्च जब अपना पर्सनल एटीट्यूड, पर्सनल प्रेजुडिस जो होता है उससे वो एजम्पशंस बना लेता है। तो अगर ये वो काम करता है रिसर्चर, तो फिर उस रिसर्च को, जेंडर रिलेटेड रिसर्च को एक थ्रेट है, ठीक है, कि उसकी फाइंडिंग्स हो सकता है ठीक ना हो। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस भी हमने पढ़ लिया है। हाउ डिड द साइकोएनालिटिक अप्रोच व्यू द डेवलपमेंट ऑफ जेंडर डिफरेंसेस एंड व्हाई वाज इट हाईली क्रिटिसाइज। ये भी हमने पढ़ लिया कि क्यों क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि औरतों को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर उनने समझ लिया था, और जो मर्द इस थ्योरी को पढ़ रहे थे वो जो है औरतों को इन्फीरियर समझते थे। और इन्होंने क्या कहा था, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर डिफरेंसेस कैसे होते हैं। अच्छा, व्हाट डू फेमिनिस्ट एडवोकेट फॉर। हाँ, फेमिनिस्ट जो है वो दे एडवोकेट फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। वो कहते हैं इक्वल राइट्स होने चाहिए। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो है कि मर्दों को सुपीरियरिटी हासिल है फॉर नो गुड रीज़न ओवर वुमेन, उसको चैलेंज किया था, उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। और जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है या हरासमेंट होती है, इसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। व्हाट आर द फॉर्म्स और वेराइटीज़ ऑफ फेमिनिज्म, ये भी हमने पढ़ लिया। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी हमने पढ़ लिया है। 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में फोकसेस ऑन डिस्क्राइबिंग द करंट स्टेटस और बेसलाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फिनोमेना, सर्वे असेसिंग पब्लिक एटीट्यूड्स टुवर्ड जेंडर रोल्स, एक्स पोस्ट फैक्टर स्टडीज जो फॉल्स एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, व्हेन वेरिएबल्स कैन नॉट बी एथिकली और प्रैक्टिकली मैनिपुलेटेड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात की थी कि अगर किसी पे एसिड अटैक हो जाते तो आप इस पर रिसर्च करना चाहते हो तो आप उस वेरिएबल को खुद नहीं जनरेट करवा सकते, बट पार्टिसिपेंट्स आर ग्रुप्ड बेस्ड ऑन प्री एग्जिस्टिंग ट्रेट और एक्सपोजर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, इस पे एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो उससे जो आपको फाइंडिंग्स हासिल होती हैं वो भी किस में आ जाता है, क्वांटिटेटिव मेथड में।
What are the four methods used for gender-related research? Surveys, observation, content analysis, and unobtrusive measures. What are the sources of information in surveys? फेस टू फेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वे में जो सोर्स मतलब सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन क्या है, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, फेस टू फेस हो सकते हैं वो इंटरव्यूज़, वो टेलीफोनिक भी हो सकते हैं, वो वीडियो कॉल पे भी हो सकते हैं, और उसके अलावा क्वेश्चनेयर्स जो होते हैं, आपने सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म्स पे भी के थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैगजीन में और न्यूज़पेपर्स में सर्वेज होते हैं वो भी इसकी सोर्स में आ सकता है। कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो हमारा सेकेंड मेथड है क्वांटिटेटिव का, डिस्क्रिप्टिव के बाद जो आता है उसकी बात होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, दो वेरिएबल्स के दरम्यान में आप ऐसी स्टेटमेंट दे देते हो जिसको फिर आपने बाद में टेस्ट करना होता है थ्रू एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अगर आप प्लांट्स को सनलाइट देते हो तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे, तो ये मैंने दो चीज़ों के दरम्यान में एक स्टेटमेंट दे दी, एक है कि सनलाइट और दूसरा प्लांट की ग्रोथ। लेकिन ये क्या है, अभी मतलब ये टेस्ट करनी है, ये ट्रू नहीं है, तो इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख रही हूँ सनलाइट को, सनलाइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो चेंज होगा, फॉर एग्जांपल किसी दिन ज़्यादा निकलेगा किसी दिन कम निकलेगा, तो उसका असर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि प्लांट की ग्रोथ पे पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने चेंज करते रहना है, मेजरमेंट करनी है डिपेंडेंट वेरिएबल की। इसके अलावा एक कंट्रोल ग्रुप होता है या फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ये रखना होता है। कंट्रोल ग्रुप का असर हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, पर आपने उसको कंट्रोल रखना होता है ताकि उसका असर जो है फाइंडिंग्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उसको फाइंडिंग्स को ख़राब ना करे। अच्छा ये जो है ना, ये 80 आ गए थे साथ में, इनको नहीं करना, ये 4 काफ़ी है। गिव एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको आप चेंज करते हो और आप मानते हो कि इसी की वजह से फ़र्क पड़ता है, तो उसे कहते हैं कॉजेबल वेरिएबल, और उसको चेंज करके आप डिपेंडेंट वेरिएबल पे उसका फ़र्क मालूम करते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जिसके ऊपर जो फ़र्क आ रहा होता है उसे मालूम करना। फॉर एग्जांपल मेरे केस में जो प्लांट की ग्रोथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। फाइनल आउटकम बिहेवियर या रिस्पॉन्स दैट इज मेजर्ड बाय द रिसर्चर टू डिटरमाइन इफ द आईवी हैड एन इफेक्ट। कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, अ पोटेंशियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल। एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपकी रिसर्च का जो हिस्सा होता है जिसका असर हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, लेकिन आपने उसको कंट्रोल करना होता है ताकि वो आपकी फाइंडिंग्स के साथ जो है इंटरफेयर ना करे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है रिसर्च के? एडवांटेजेस ये हैं कि इट इज़ द ओनली रिसर्च मेथडोलॉजी केपेबल फॉर एक्सप्लिसिटली एस्टेब्लिशिंग डिफाइंड टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। ये जो ऐसा मेथड है ये कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को बता सकता है। और ग्रांटिंग रिसर्चर्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स इन क्लोज्ड लेबोरेटरी सेटअप। तो ये एक इसमें कंट्रोल हो सकता है, जैसे भी हमने ऊपर बात की कंट्रोल वेरिएबल पे कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो कंट्रोल का फैक्टर आ जाता है। रेप्लिकेशन, द हाईली स्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप्स अलाउ अदर ग्लोबल साइंटिस्ट टीम्स टू रिपीट द स्टडी टू वेरीफाई रिजल्ट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में प्रॉपर मेथडोलॉजीज होती हैं, डिज़ाइंस होते हैं, तो अगर मैंने यहाँ पर किया है तो अगर मैं उसको ठीक तरीके से इंस्ट्रक्शंस के साथ करवाना चाहती हूँ दुनिया के दूसरे कोने में, तो वहाँ पर भी सेम रिजल्ट ही मुझे मिलेगा। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लेबोरेटरी सेटिंग्स कैन फील स्टेराइल एंड अननेचुरल कॉजिंग पार्टिसिपेंट टू एक्ट डिफरेंटली। अगर आप रिसर्च कर रहे हो इंसानों पे तो वो जो है हो सकते हैं अपना आर्टिफिशियल बिहेवियर दिखाएं, ठीक है। और एथिकल कॉन्स्टेंट्स, मैनी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट सच एज सिवियर ट्रामा वगैरह, उसको जो है एथिकली जो है चेंज नहीं करवाया जा सकता। अगर आप किसी ऐसे बंदे को पढ़ रहे हो, किसी ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो जिस बहुत ट्रामा से गुजरा है, तो फिर वो उसमें फिर एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। Participant bias, subjects may change their natural behaviors due to demand characteristic. Trying to guess what the experimenters want. हाँ ये भी होता है कि अगर आप किसी से वैसे ही आप अगर हम कुछ सीख भी लेना तो अगर वो सवाल भी हम फैमिली वाले से करने लगते हैं तो वो कॉशियस हो जाते हैं और अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का भी एक डिसएडवांटेज है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च और इसके फॉर्मेट्स। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का मतलब होता है आफ्टर द फैक्ट। एक क्वाजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है यानी कि फॉल्स एक्सपेरिमेंटेशन है। इट इज़ यूज्ड when researchers want to study the potential effects of a variable that has already occurred naturally or cannot be manipulated due to the ethical or practical reasons. Because participants are selected based on pre-existing traits rather than being randomly assigned, it cannot definitively prove causation. इसकी जो फॉर्मेट्स हैं
वो है कि रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है ग्रुप्स को दैट ऑलरेडी डिफर ऑन अ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक राइट नाउ। फॉर एग्जांपल वुमेन हु हैव ऑलरेडी चोजन स्टेम कैरियर्स वर्सेस वुमेन इन ह्यूमैनिटीज। तो दो ग्रुप्स को कंपेयर करना वो इसके अंदर आ जाता है। एंड फॉलोज देम फॉरवर्ड ओवर टाइम टू मेजर डिफरेंसेस इन देयर जॉब सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेस लेवल्स। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, रिसर्चर स्टार्ट करता है विद करंट आउटकम और कंडीशन, यानी कि वो होता है बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन होता है। इंडिविजुअल्स डायग्नोज्ड विद स्पेसिफिक जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस एंड लुक्स बैकवर्ड इनटू देयर पास्ट हिस्ट्री, अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट्स और स्कूल बैकग्राउंड्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट ग्रुप्स को कंपैरिजन कराते हैं, इसमें बिफोर आफ्टर वाला सीन होता है। What are the two major problems caused by the researchers failing to use gender neutral language? APA ने जो एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज दी है, अगर वो ना यूज़ करे रिसर्चर्स तो क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हम जो कहते हैं कि इंग्लिश में ये बात है कि men should be gaining knowledge every मतलब हर वक्त इल्म हासिल करते रहना चाहिए, तो उसमें आ जाता है कि men should be, लेकिन वो बात करना चाह रहे होते हैं इंसान की, ह्यूमंस की बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो men इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग men या his तो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए they। ठीक हो गया, ताकि उनका अगर ये ध्यान नहीं भी होगा कि हम सिर्फ मर्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुन रहा होगा अगर उसमें फीमेल्स बैठी हैं तो वो एज्यूम कर लेंगे कि ये मर्दों की बात हो रही है। इसे कहते हैं द प्रॉब्लम ऑफ डिजिग्नेशन। The problem of evolution occurs when terms chosen to describe males and females imply inequality। जैसे कि आप men college, college for men या फिर men cricket team कह रहे हो, लेकिन फिर साथ में आप जो है दूसरे के लिए इस्तेमाल करो गर्ल्स कॉलेज या फिर गर्ल्स टीम, तो उसके लिए फिर आपको men इस्तेमाल करो तो आपको on the other hand women ही इस्तेमाल करना चाहिए। This is the problem of evaluation। Klinefelter syndrome और XYY syndrome। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में XXY होता है और इसमें XYY। तो ये XY क्या होता है, मर्द बनाता है, लेकिन Y इकट्ठा ज़्यादा हो गया तो ये क्या बन जाएगा, सुपर मर्द, सुपर मेल। Men inherit an extra Y chromosome. They are usually very tall. Super males produce high level of testosterone and generally appear and act normal and fertile। Klinefelter syndrome जो है, men inherit an extra X chromosomes, तो औरतों वाली characteristic होगी उनमें। They generally have high pitched voices, feminine body contours and little facial body hair and are usually sterile due to small testes and low testosterone production। मिलेरियन और वुल्फियन सिस्टम का जो डिफरिंग रोल है सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में क्या है, वुल्फियन हमने कहा था कि वो मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डेवलप होने की खासियत रखता है, और वो किस तरह स्टिमुलेट किस तरह होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन की प्रोडक्शन से। टेस्टोस्टेरॉन जो एंड्रोजन हार्मोन है, जब वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो इसको स्टिमुलस मिल जाता है और ये सिस्टम डेवलप करना शुरू कर देता है मेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, विच साइमल्टेनियसली डीजेनरेट्स द मुलेरियन सिस्टम। तो मेल इंटरनल सिस्टम जब डेवलप हो रहा है तो ये दूसरा जो है फीमेल वाला वो डिमिनिश हो जाएगा। अब मलेरियन के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि वो फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो जाती है। फीमेल फीटस में एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है जब उसकी प्रोडक्शन होती है तब इस सिस्टम को स्टिमुलस मिल जाता है और ये डेवलप करना शुरू कर देता है फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को, और ये जो दूसरा सिस्टम है इसको डिमिनिश कर देता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग कैसे जो है जेंडर रोल्स को के बारे में कि जेंडर रोल्स सीखे जाते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग से कैसे, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं कि रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीकर हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा जो है वो कहता है अपने अब्बू को फॉलो कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो अगर अब्बू तारीफ करते हैं तो उस बिहेवियर को क्या करेगा, रिपीट करेगा। लेकिन अगर वो जो है अगर वो गुड़ियों के साथ खेल रहा है और सोसाइटी उसको जो है डांटती है, अम्मा अब्बा डांटते हैं तो पनिशमेंट कर देते हैं, तो उसके बाद वो बिहेवियर रिपीट नहीं होगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करती है, यानी कि अप्रिसिएशन एंड पनिशमेंट। Briefly describe the 3 stages of gender constancy according to Lawrence Kohlberg's cognitive development theory। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है जेंडर आइडेंटिटी। 2 से 3 साल की उम्र में बच्चा जान लेता है कि मेरा जेंडर क्या है, या दूसरे जो 8 गिर्द मेरे लोग हैं उनका जेंडर क्या है। जेंडर स्टेबिलिटी अचीव होती है 3.5 से 4.5 ईयर्स तक। चिल्ड्रन ये रियलाइज कर लेते हैं कि वो बड़े होकर मर्द बनेंगे या औरत बनेंगे, सेक्स उनका स्टेबल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है सुपरफिशियल अपीयरेंसेस की वो नहीं हो पाती, यानी कि अगर आप उन्हें लंबे बालों के साथ एक मर्द दिखा दे तो वो कह देंगे कि हाँ ये तो औरत है। जेंडर कंसिस्टेंसी, चिल्ड्रन रियलाइज दैट जेंडर इज परमानेंट फिक्स्ड क्वालिटी दैट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ चेंजेस इन क्लोथिंग, हेयर स्टाइल और बिहेवियर। इस उम्र के बच्चे को अगर आप जो है लंबे बालों वाला मर्द दिखा दे तो वो कह देंगे कि हाँ ये मर्द ही है।
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में अगर आपने डिफरेंस करना है तो क्वांटिटेटिव क्या है, वो कलेक्ट करता है और प्रेजेंट करता है डाटा को इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर्स, परसेंटेजेस वगैरह वगैरह, और टूल्स जो इस्तेमाल होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, सर्विस वगैरह हो सकते हैं। और क्वालिटेटिव में इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनालिटिकल नैरेटिव्स जो है कलेक्ट की जाती है, और इसमें भी इसकी टाइप्स लिख सकते हैं, केस स्टडी, एथनोग्राफी और इंटरव्यूज वगैरह। Describe the role of hypothalamus and the pituitary gland in the production of sex hormones. Hypothalamus जो है वो important relay station के तौर पे एक्ट करता है, ये ब्रेन की बेस में पाया जाता है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन की रिलीज जो सिस्टम होता है उसको कंट्रोल करता है। ये इट प्रोड्यूसेस रिलीजिंग हार्मोन्स लाइक गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ये रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करता है, यानी वो हार्मोन्स आगे जाके गोनैड्स को, यानी कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के, उनको स्टिमुलेट करता है कि आप अपने हिसाब से वो हार्मोन रिलीज करें। फॉर एग्जांपल अगर टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है तो वो एंड्रोजन रिलीज करेंगे, और अगर ओवरीज को स्टिमुलेट करता है तो वो एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। How did the study by Money and Herdet support the biological approach to gender differences? Biological approach यही है कि हार्मोन्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करते हैं बिहेवियरल डिफरेंस को। उन्होंने ये उनकी स्टडी ने ये सपोर्ट किया था कि फीमेल्स जो कि जिनके अंदर हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरॉन होता है तो फिर वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होती है, एडवेंचरस होती हैं बॉयज़ की तरह, देन देयर पेयर्स हु आर नॉट एक्सपोज टू हाई एंड्रोजन लेवल्स। तो वो उनका मानना है कि बायोलॉजी का असर होता है। बायोलॉजी का असर है ना कि टेस्टोस्टेरॉन अगर औरतों में ज़्यादा हो गए तो मर्द जैसा बिहेव करने लगेंगी। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहती है जेंडर रोल्स की लर्निंग के बारे में? तो वो यही कहती है कि एसोसिएशन, बच्चा जो है अपने आप को एसोसिएट करेगा जब सेम सेक्स पेरेंट्स से, और उससे कुछ सीखने लगेगा थ्रू एसोसिएशन ना, तो उसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। Every time a child sees the parent of their own sex, they observe them wearing particular types of clothes, using fixed gestures, and communicating in a specific style. This constant pairing forms a mental association that steers the child toward adopting those same gender roles. अब जेंडर स्कीमा क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। गिव पियाजेट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री ऑपरेशनल स्टेज, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज कॉन्क्रीट एंड दे जज जेंडर बेस्ड ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस like dress and hair. They mistakenly believe that a person's sex can change if their appearance changes, and they use basic stereotypes as rules. So stereotypes होते हैं जेंडर को रिलेटेड, जेंडर से रिलेटेड, वो उसको एज रूल्स जो है यूज़ करते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है इसमें थिंकिंग जो लॉजिकल हो जाती है लेकिन फिर भी लिमिटेड होती है कंक्रीट सिचुएशन से। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप अ कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ परमिनेंस ऑफ जेंडर। फिर आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें थिंकिंग जो है वो साइंटिफिकली लॉजिकल हो जाती है और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे अप्लाई हो सकती है। ओके, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सोशलाइजेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें जो 3 स्टेप्स हैं वो ये हैं कि सेल्फ क्लासिफिकेशन, 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो खुद को मेल या फीमेल के तौर पर क्लासीफाई कर लेते हैं और उन्हें समझ आ जाती है कि एक परमानेंट क्वालिटी है। Valuing gender traits, driven by this self-characterization, children become motivated to value the characteristics and behaviors that are associated with their specific sex. उनके gender related जो भी काम है उसको value करना शुरू कर लेते हैं। और matching behavior, children actively try to bring their own behavior to be at bar with the behaviors considered gender appropriate in their culture. तो gender appropriated behavior जो होते हैं according to their culture वो उसको match करना शुरू कर देते हैं। एंड्रोजन्स क्या है? वो मेन का जो स्टीरॉयड गोनेडल हार्मोन है जिसको टेस्टोस्टेरॉन भी कहते हैं, उन्हें कहते हैं। और हाउ डज देयर डिस्टर्ब्ड बैलेंस अफेक्ट ह्यूमन बींग्स? अगर डिस्टर्ब बैलेंस प्रीनेटली कॉजेज कंडीशन लाइक एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी इन जेनेटिक XY मेल्स, और औरतों में कौन सा हो जाता है? एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम। अगर मर्दों में टेस्टोस्टेरॉन के जो सेल्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, तो ये मर्दों के अंदर एक मसला आ जाता है और वो तो है थोड़ा फीमेल तरह दिखने लगते हैं। और अगर औरतों में ये हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो एंड्रोजेनिटल सिंड्रोम जो है वो वाक़या हो सकता है और इससे वो मर्दों जैसा बिहेव करने लगते हैं, मर्दों जैसे दिखने लगते हैं। How does Nancy Chodoro's theory explain the differing personality development of boys and girls during the pre-oedipal stage? अच्छा, ये कहती थी कि मर्द और औरत जो बच्चा होता है ना और बच्ची, इन दोनों का जो कनेक्शन होता है माँ के साथ वो बहुत मजबूत होता है और थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है। तो बच्ची ने तो माँ जैसा ही बनना होता है, तो उसके लिए मुश्किल नहीं होता माँ से अलग होना। वो बिल्कुल माँ को ही खुद को माँ से एसोसिएट कर लेती है और सीख लेती है।
तो उनका वाला स्मूथ होता है। लेकिन बॉयज़ का जो है टफ़र टास्क होता है, क्योंकि उन्हें अलग हट के अपनी मैस्कुलिन आइडेंटिटी डेवलप करनी होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जब वो ये कर लेते हैं तो वो मदर्स को और फेमिनिटी को रिजेक्ट कर लेते हैं, और इसलिए फिर वो जो है मर्द औरतों से थोड़ा सा खौफ खाने लगते हैं और औरतों को थोड़ा से अलग अलग देखने लगते हैं कि ये तो कुछ डिफरेंट चीज़ है। और ये सुपीरियॉरिटी का कंसेप्ट भी आ सकते हैं कि खुद को फिर सुपीरियर समझने लगते हैं। Briefly explain the epigenetic system theory regarding gender differences. Epigenetic system theory जो है वो emphasize करती है the interaction between a person's genetic endowment and their early environmental experiences. While it acknowledges that biological differences between males and females are the root of gender differences, it stresses that environmental factors का भी हाथ होता है gender differences में. अब ये दोनों पे बात करते हैं, बायोलॉजिकल पे भी और इन्वायरमेंटल पे भी। ये कहते हैं कि बायोलॉजिकल तो होता ही होता है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी असर होता है जेंडर डिफरेंसेस को शय देने में। Differentiate between the social learning theory and the cognitive development theory of sex typing. Sex typing कहते हैं जेंडर की कैटेगराइजेशन करना कि फलां मर्द है फलां औरत है, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी थी सोशल लर्निंग थ्योरी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसके दरम्यान में फ़र्क करना है। सोशल लर्निंग थ्योरी कहती थी जेंडर रोल्स जो है वो सोसाइटी से सीखे जाते हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, एसोसिएशन होती है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट से सीखी जाती है। और किससे के थ्रू? सोशलाइजेशन के थ्रू, लाइक पेरेंट्स और दोस्त वगैरह। दिस अप्रोच ट्रीट्स द इंडिविजुअल एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ये कहते हैं कि बस जो ऑब्जेक्ट है उसको एनवायरनमेंट जो जो सिखा रहा है वो उधर से ही सीखता रहेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहती है कि चाइल्ड जो है वो पहले एक परमानेंट कॉग्निटिव कंसेप्ट डेवलप करता है खुद का एज मेल और फीमेल। किस एज में? 4 to 6 ईयर्स ऑफ एज में। जब ये आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो जाती है तो चाइल्ड क्या करता है? एक्टिवली सीक्स आउट एंड अडॉप्ट्स appropriate sex roles rather than just passively imitating others। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस वो लोगों की ही बात मान रहा है, वो खुद भी देख रहा होता है कि क्या चीज़ बेहतर है उसके लिए और क्या चीज़ नहीं उसके जेंडर से रिलेटेड। According to Worrell and Dreamer, what are the 5 main approaches or models that explain the formation of gender stereotypes? तो सबसे पहले साइको एनालिटिक अप्रोच, उन्होंने तो कहा था कि चाइल्ड की आइडेंटिफिकेशन होती है सेम सेक्स पेरेंट से, इससे बनते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। बिहेवियर्स क्या कहते हैं? वही बात है उनकी कि जो इनको इन्वायरमेंट मिला है बच्चे को और जो पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड मिलता है उसकी वजह से सीखने को मिलते हैं। अथॉरिटेरियन मॉडल अप्रोच, चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली अपने जो अब्बू और अम्मी का जो वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसी को अडॉप्ट करते हैं ताकि उनके प्यार के काबिल बन सकें। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो ये कहती है कि और चिल्ड्रन ऑब्जर्व द रिस्पेक्टेड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट्स एंड पेयर्स, और इसी को वो इमिटेट करते हैं। फेमिनिस्ट अप्रोच कहती है कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से ये स्टीरियोटाइप्स जनरेट होते हैं। गिव द 3 developmental stages of gender stereotypes according to Martin, Hood and Little. Stage 1, children learn characteristics and behaviors directly tied to each gender. They do not understand the indirect connections yet. Stage 2 में children start forming indirect connections but only for behaviors related to their own gender. Third में children learn indirect connections for both genders. They can now make stereotypical judgments about both men and women. हॉस्टाइल एंड बेनिवोलेंट सेक्सिज्म पे हम बात कर चुके हैं। प्लेक्स जेंडर रोल स्क्रीन मॉडल क्या है? प्लेक्स का मॉडल एक्सप्लेन करते हैं कि जो ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं मर्दों के लिए वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग, स्ट्रिक्ट और बहुत मुश्किल है अचीव करना, और इसकी वजह से मर्दों को जो है एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रहता है और वो उस चीज़ से एस्केप करने की कोशिश करते रहते हैं। इंटरेस्टिंगली दिस स्ट्रेन इज फेल्ट बाय बोथ मेल्स who fail to meet traditional norms and those who successfully force themselves to adhere them। यानी कि जिन्होंने वो अचीव कर लिया उन्हें भी पता है कि ये स्ट्रेसफुल है, और जो ये नहीं कर पा रहे उन्हें भी पता है ये स्ट्रेसफुल है। How does Margaret Mead's study of 3 differential tribes prove that gender roles are learned from culture rather than born from biology? उन्होंने जो है 3 different tribes को जो है स्टडी किया था, उसमें जो अरबिश ट्राइब था उसमें both women and men were displayed ट्रेडिशनली फेमिनिन जो ट्रेड्स होती हैं उनके अंदर वो होती है, यानी कि दोनों जेंटल थे, कोऑपरेटिव थे, सेंसिटिव थे। और मुंडो ग्यूमर में दोनों जो सेक्सेस थे वो मैस्कुलिन ट्रेड्स थे उनकी, एग्रेसिव थे, सेल्फिश थे। और टिकाम्बुली इसमें जो है रोल्स जो वेस्टर्न नॉर्म्स के हैं, फॉर एग्जांपल मेन जो है वो अथॉरिटेटिव होंगे और वुमेन सबमिसिव होगी, वो बिल्कुल रिवर्स हो गए थे। मेन सबमिसिव थे, इमोशनल थे, नर्चरिंग थे, वाइल वुमेन वर डोमिनेंट एंड रैशनल। तो ये वेरिएशंस यही प्रूव करती हैं कि भाई मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी दोनों फ्लेक्सिबल हैं और ये जेंडर
जो डिफरेंसेस हैं वो सोसाइटी से ही सीखे जाते हैं। हाँ, बायोलॉजी का भी हाथ है इसमें, लेकिन ज़्यादा हाथ सोसाइटी का भी है। हम कहते हैं ना कि भाई औरतों का काम घर में है, किचन में है, और मर्दों का किचन में कोई काम नहीं है, तो ये इसलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया हुआ है। Explain David Lynn's process of gender role identification. सबसे पहले gender role preference. The child decides that the role of one sex is more desirable, often shown through their choice of toys. फिर होता है एक तो इन्हें प्रेफर कर दिया, फिर वो अडॉप्ट करते हैं. The child begins to copy and display the actual observable behavior of their own sex. मतलब अगर मैं लड़का हूँ तो फिर मैं लड़कों वाले देखूंगा कि लड़के क्या बिहेव कर रहे हैं, फिर मैं उसको अडॉप्ट कर लूँगा. फिर जेंडर रोल आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? द चाइल्ड फुली इंटरनलाइजेस दीज जेंडर एक्सपेक्टेशन इनटू देयर कोर्स पर्सनैलिटी. दिस इज ईजियर फॉर गर्ल्स बिकॉज दे सिंपली कंटिन्यूड देयर अर्ली बॉन्ड विद द मदर, वेयर एज बॉयज मस्ट डिटैच फ्रॉम द मदर टू लर्न द मैस्कुलिन रोल. अब डिफरेंसेस अगर देखें जेंडर कंसिस्टेंसी में और जेंडर स्टेबिलिटी में, इस पर डेफिनेशन बहुत आती है कि जेंडर कंसिस्टेंसी को डिफाइन करें, जेंडर स्टेबिलिटी को डिफाइन करें, और कौन सी चीज़ डेवलप होती है पहले. तो जेंडर स्टेबिलिटी पहले डेवलप होती है. बच्चे को पता होता है कि जेंडर स्टेबिलिटी कैन एग्जिस्ट विदाउट जेंडर कंसिस्टेंसी, बट कंसिस्टेंसी कैन नॉट डेवलप विदाउट स्टेबिलिटी. जेंडर स्टेबिलिटी क्या होती है कि चाइल्ड की ये रियलाइजेशन के उनका जो जेंडर है वो परमानेंट है. अब जब वो छोटे हैं तो वो एक लड़की है, तो बड़े होकर वो औरत ही बनेगी. हाउएवर इस स्टेज पे उन्हें जो है ये नहीं पता होता कि जेंडर जो है वो चेंज नहीं हो सकता. मतलब कि अगर एक मर्द है वो जो है लंबे बाल करके आ जाता है तो उन्हें लगता है कि हाँ वो औरत है क्योंकि लंबे बाल है. ठीक है, तो जेंडर कंसिस्टेंसी क्या होती है? ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है कि जेंडर हमेशा फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, बेशक इंसान अपना हुलिया बदल ले. ठीक है, ये सवालात थे जो मैंने बनाए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने मिड एग्जाम रिव्यूज़ देखे हैं लोगों के, उसमें फिर ये सवाल आए थे. व्हाट इज़ मेंट बाय सेक्स रोल्स? सेक्स रोल्स जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, और इसकी एग्जांपल में आ जाएगा कि औरतों से कैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि घरेलू काम करे और नर्चरिंग करे, और उसके अलावा मर्दों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो सेक्स रोल्स में आ जाएगा. सेक्स टाइपिंग क्या होती है? जो कैटेगराइजेशन होती है ना मेन और वुमेन की ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक. फॉर एग्जांपल सबमिसिव है और पोलाइट है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक होंगी तो औरत होगी, और अगर असर्टिव होगा, अथॉरिटेटिव होगा तो मर्द होगा. इसे कहते हैं सेक्स टाइपिंग. एड्रोजेनिटल सिंड्रोम के बारे में आप क्या जानते हैं? एड्रोजेनिटल सिंड्रोम क्या था कि जब एंड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो मर्दों में तो नॉर्मल है और कोई मसला नहीं होगा, लेकिन औरतों में फिर क्या है, वो टॉम बॉय वाला सीन हो जाता है. ये वो वाला सवाल है. बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो मेल्स और फीमेल्स के दरमियान में वो 3 हैं. इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, 3 मार्क्स हैं, उसके 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. क्रोमोसोम में क्या है? जेनेटिक डिफरेंसेस एट कंसेप्शन, XX फॉर फीमेल्स होता है, XY फॉर मेल्स होता है. हार्मोन्स में क्या है कि डिफरेंसेस इन द लेवल ऑफ सिक्रेटेड केमिकल मैसेंजर्स. फॉर एग्जांपल अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई है तो मेल्स हैं, और एस्ट्रोजन का लेवल हाई है तो फीमेल्स हैं. नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन है? उसमें जो उनका स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंसेस इन ब्रेन ऑर्गेनाइजेशन, हेमिस्फीयर की साइड स्पेशलाइजेशन के, मर्दों का जो है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है और औरतों का लेफ्ट. और जो हाइपोथैलेमस का जो साइज़ होता है, स्पेसिफिक एरियाज का साइज़ होता है, ये जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिफरेंसेस है हार्मोन से और क्रोमोसोम से, ये सारे मर्द को मर्द और औरत को औरत बनाते हैं और इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस कायम करते हैं. अब सेक्स टाइपिंग होती है, इसका बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट क्या है? क्रोमोसोम सबसे पहले, फिर प्रीनेटल हार्मोन्स के औरत को औरत और मर्द को मर्द बनाते हैं कि अगर एंड्रोजन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वो मर्द बना देंगे, और अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं तो वो औरत बन जाएगी. Anatomical capacities, simple physical facts such as the reality that only females can bear children. तो ये एनाटॉमी का फैक्ट है ना कि वो जो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस है वो औरत के पास है, तो ये भी एक डिफरेंस आ जाता है मर्द और औरत में. एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन क्या होते हैं? और किसी 2 का नाम बताएं और उसको एक्सप्लेन भी करें. Agents of socialization are the individuals, groups, and institutions that pass down cultural beliefs, rules, values, and gender roles from one generation to the next. फैमिली होती है, फैमिली में हमने देखा होगा कि भाई जाओ जाके बर्तन धो लिया, फिर ये बर्तन तुम उठाओ, तो वो बच्ची कहती है कि मैं क्यों उठाऊँ उसके बर्तन, तो वो कहते हैं कि क्योंकि वो मर्द है, ये चीज़ें उसने सीख ली. ठीक है, फैमिली से. मास मीडिया से भी सीख लेते हैं कि कैसे किताबों में और कहानियों में और ड्रामों में औरतों को जो है शाय, टिमिड और लेस केपेबल दिखाया जाता है, और मर्दों को जो है वो उनका प्रोटेक्टर वगैरह दिखाया जाता है. तो ये मास मीडिया का भी इसमें वो है. पेयर भी आ जाता है फिर इसके अंदर, जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है. स्कूल भी आ जाता है, एजुकेशन वगैरह.
ब्रीफली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन जेंडर डेवलपमेंट। तो कल्चर का जो इफेक्ट होता है जेंडर डेवलपमेंट पे उसको हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक इजरायली किबुत्सिम कलेक्टिव सेटलमेंट्स थे, वहाँ पे कंप्लीट जेंडर इक्वालिटी थी, यानी कि मर्द और औरत के पास में कोई भी फ़र्क नहीं था। तो वहाँ से ये शो हो सकता है कि कल्चर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है जेंडर डेवलपमेंट पे। कल्चर जो सिखाना चाहती है वही लोग सीख लेते हैं। और ये दूसरी उनकी बात आ गई जो ने 3 ट्राइब्स पढ़े थे। इन सब से यही शो होता है कि सोसाइटी का बहुत ज़्यादा असर होता है। डिफाइन एंड स्टेट द एज स्पैन ऑफ जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जेंडर स्टेबिलिटी एंड जेंडर कंसिस्टेंसी, ये भी हम कर चुके हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन जेंडर स्टेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ये भी हो गया है। डिफरेंसेस मेल और फीमेल में ब्रेन का साइज, हाइपोथैलेमस का साइज और साइड स्पेशलाइजेशन की। मेल ब्रेन में जो लेफ्ट साइड है वो जल्दी डेवलप हो जाता है और ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और मर्द औरतों में जो है राइट साइड ऑफ द ब्रेन। एक्सप्लेन द प्रोसेसेस ऑफ जेंडर डेवलपमेंट इन द व्यू ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ज़्यादातर डायरेक्टली जेंडर डिफरेंसेस पे बात नहीं करती है, रादर वो दो सेल्फ्स पे बात करती है। एक होता है आइडियल सेल्फ और एक होता है रियल सेल्फ। सोसाइटी और पेरेंट्स वगैरह क्या करते हैं कि वो शाबाशी देते हैं, प्यार देते हैं और अप्रूव करते हैं कंडीशनली कितना अच्छा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक लड़के को कहना कि कुकिंग इज़ फॉर गर्ल्स, तो ये जो है वो उसके जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के वो उसको कंडीशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो आइडियल सेल्फ क्या होता है? टू गेन दिस नीड लव एंड वैलिडेशन। तो अब अगर लड़का कोशिश करेगा कि अगर वो पेरेंट्स की बात माने और कुकिंग इज़ फॉर गर्ल्स पे बिलीव करे तो उससे उसको प्यार और वैलिडेशन जो है वो मिलती जाएगी। द चाइल्ड इंटरनलाइजेस वो जो कल्चरल रोल्स उसको जो बताए जा रहे हैं ना कि कुकिंग इज़ फॉर गर्ल्स, वो उसको इंटरनलाइज करेगा, उसको मानने की कोशिश करेगा ताकि उसको वो लव कंडीशन वगैरह मिलता जाए। दे अलाइन देयर एवरीडे चॉइसेस एंड बिहेवियर विद दिस आइडियलाइज्ड इमेज टू फील वैल्यूएबल, फॉर्मिंग देयर जेंडर आइडेंटिटी। फिर आ जाता है सक्सेसफुल जेंडर लेबलिंग डज नॉट इंश्योर दैट द चाइल्ड विल सक्सेसफुली अडॉप्ट एंड अंडरस्टैंड जेंडर रोल्स डिस्कस। जेंडर लेबलिंग सिंपली मीन्स दैट अ टॉडलर कैन से वर्ड्स लाइक बॉय एंड गर्ल, जेंडर लेबल करना ना। हाउएवर इस माइलस्टोन का मतलब ये नहीं है कि वो सोशल रोल्स को भी अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसकी लेबलिंग जो है वो रिलाई करती है इंटायरली ऑन सुपरफिशियल क्यूज लाइक हेयर कट और क्लोथिंग वगैरह। तो उसको जेंडर रोल्स का इतना अच्छे से पता नहीं हो सकता। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन जो है वो जेंडर कॉन्सिस्टेंसी लैक करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई वही बात हो गई कि बाल लंबे हो जाएं तो मर्द से औरत बन जाती है, वो उनका ये मानना होता है। उन्हें ये नहीं पता होता कि जेंडर कॉन्स्टेंट ही रहता है। सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर को रिलेशनल स्टडी, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट और ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये न्यू चीज़ें, बाकी क्वेश्चनेयर और इंटरव्यू तो सर्वे में भी था। जेंडर आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन करना है और कंट्रोवर्सी है नेचर वर्सेस नर्चर में डिस्कस करना है इसको एग्जांपल्स के साथ। नेचर क्या कहती है? बायोलॉजिकल व्यू वो कहती है कि जेंडर वेरिएशंस जो है वो जेनेटिक्स, क्रोमोसोम, एनाटॉमी की वजह से आते हैं जेंडर के अंदर डिफरेंसेस। और नर्चर कहती है कि इन्वायरमेंट का हाथ होता है। फॉर एग्जांपल जो उन्होंने ट्राइब्स को पढ़ा था तो उन ट्राइब्स में मर्द और औरत की जो है आपस में सेम रोल्स भी थे, ऑपोजिट टू द वेस्टर्न सोसाइटी रोल्स भी थे। तो ये आ जाता है इन्वायरमेंट पे, इसका डिफरेंस हो गया। कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेंसस क्या है कि साइंटिस्ट टुडे रिकॉग्नाइज कि नेचर और नर्चर इंटरेक्ट कॉन्टिन्यूसली। फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक ऐसी चीज़ है जो कि इनहेरिट की जाती है, नेचर से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आजकल लोगों की हाइट्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। वो क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन और मेडिसिन अच्छी है, यानी कि नेचर का इफेक्ट सॉरी नर्चर का इफेक्ट है। तो यहाँ से यही बात साबित होती है कि भाई दोनों का इफेक्ट है। कल्चरल स्टीरियोटाइप्स आर यूनिवर्सल इन नेचर। जो कल्चरल स्टीरियोटाइप्स होती हैं फॉर एग्जांपल जेंडर से रिलेटेड के, औरतें जो हैं वो कमज़ोर होती हैं या फिर शाय होती हैं, टिमिड होती हैं, और मर्द जो है वो अथॉरिटेटिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। ये स्टीरियोटाइप्स हैं, तो ये यूनिवर्सल होते हैं नेचर में, यानी कि पूरी दुनिया में आप जाओ के देख लो ना, वहाँ पे सेम होते हैं। तो इसका मतलब है क्या ये रियली एग्जिस्ट करते हैं? इसका आपने जवाब देना है अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए। क्रॉस कल्चरल स्टडीज़, आपने जो डिफरेंट कल्चर को स्टडी करते हैं उनसे यही प्रूव हुआ है कि अ कोर सेट ऑफ आइडेंटिकल डिस्क्रिप्शंस एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड, यानी कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं ये आइडेंटिकल ही एग्जिस्ट करते हैं। मेन को जो है एक्टिव, एडवेंचरस, वाइस और एसर्टिव समझा जाता है, और वुमेन को जेंटल, इमोशनल, टॉकेटिव एंड वीक। दे डू एग्जिस्ट एज डोमिनेंट बिलीव्स एंड आर रीइंफोर्स्ड बाय सोसाइटीज। डोमिनेंट बिलीव्स के तौर पे ये मौजूद है और सोसाइटीज़ इनको रीइंफोर्स करती हैं।
कॉन्टेक्स्ट विद इन पाकिस्तानी कल्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, मेल्स जो है उनको सिंबल्स ऑफ फैमिली प्राइड की तरह जो है ट्रीट किया जाता है और फीमेल्स को इन्फीरियर स्टेटस दिया जाता है और उसको कस्टडी ऑफ फैमिली ऑनर, यानी कि बस तुम हमारी हमारी इज्जत करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और अगर उसी इज्जत पे दाग लग जाए उनके अकॉर्डिंग अगर दाग लग जाए तो फिर उसी को मार देते हैं। रीजनल लुलेबीज़ जो होती हैं, ट्रेडिशनल रीजनल लुलेबीज़ पश्तो, ब्राहवी, बलोची लैंग्वेज में, तो वो क्या करते हैं, इसी बाइसेस को फ्रॉम इन्फेंसी, छोटी उम्र से ही जो है उसको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देते हैं अगली जनरेशन में। मेल की पावर को सेलिब्रेट करते हैं और जो फीमेल्स होती हैं उनको एक सबमिसिव पोजीशन में डाल देते हैं। मास मीडिया भी यही काम करता है अपनी मूवीज़ और फिल्म्स और ड्रामास के थ्रू। Explain that the brain size plays a role in intelligence in males and females. क्यों नहीं प्रोनाउंस होता मुझसे? While anatomical research confirms that males possess a larger absolute brain size than females, extensive psychological data reveals that brain size does not play a role in determining overall intelligence. क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है कि अगर मैं हूँ और मेरी उम्र का एक और लड़का है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो है साइज़ में बड़ा होगा मुझसे, उसके मसल मास ज़्यादा होगा, उसकी हाइट ज़्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है। तो अगर उसकी बॉडी बड़ी है तो उसका सर भी बड़ा होना चाहिए, सर बड़ा होगा उसके अंदर का मादा ब्रेन वो भी बड़ा होगा। ठीक हो गया, यही बात हो गई। अब अच्छा थोड़ी लगेगा इतना बड़ा मर्द होगा उसका इतना छोटा सा सर होगा, छोटे सर के अंदर छोटा सा दिमाग होगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि अगर उसकी बॉडी बड़ी है तो उसका सर भी बड़ा होगा और दिमाग भी बड़ा होगा, तो इसका उसकी ओवरऑल इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात कर रहे हैं। Extensive testing shows कि no significant difference between men and women on general intelligence IQ test. IQ में इनका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है मर्द औरत में। अब देखें, मेरा भाई भी बुंदू हो सकता है और मैं भी अक्लमंद हो सकती हूँ। ये मतलब ये ज़्यादा जो है किस पे वो करता है कि हमारी पढ़ाई कैसी थी और हमें एनवायरनमेंट कैसा मिला था, सब कुछ। मेरा भाई बुंदू नहीं है, वैसे ही मजाक कर रही हूँ। तो आईक्यू इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारी पढ़ाई कैसी हुई, हमारी परवरिश कैसी हुई, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल था उसमें बातचीत कैसे होती थी, तो इससे भी आईक्यू डेवलप होता है और बायोलॉजी का भी हाथ हो सकता है, जेनेटिक्स का भी हाथ हो सकता है। इंस्टेड ऑफ डिक्टेटिंग जनरल इंटेलिजेंस, न्यूरोलॉजिकल डिफरेंसेस सिंपली इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्टाइल। मेल ब्रेन जो है कोरिलेट करता है बेटर परफॉर्मेंस ऑन विजुअल स्पेशल टास्क और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जो फीमेल का जो ब्रेन होता है वो लैंग्वेज एरियाज में जो है हाई स्कोर आए हैं उनके, वर्बल मेमोरी, रीडिंग और वोकेबलरी टास्क में। मेरी तो रीडिंग भी बढ़ गई, मुझे इतनी गर्मी लगी थी, बट चलिए नहीं करना है। नर्चर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि इन्वायरमेंट का असर। तो इसमें वही बात आ जाती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या थी, यानी कि अगर बच्चा एक काम कर रहा है तो उसे अगर रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलती है, उससे डिसाइड होगा कि बच्चा आगे वो काम करेगा, उससे अपना रोल बनाएगा या नहीं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है, बच्चा जो है ऑब्जर्व करता है अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, मीडिया कैरेक्टर्स को, और फिर उस चीज़ को कॉपी कर लेता है। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, बचपन से ही बॉयज़ और गर्ल्स को जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट मिला हुआ है। डिफरेंट बेडरूम के कलर्स मिलते हैं, लड़कों को ब्लू मिलता है, लड़कियों को पिंक मिलता है, आउटफिट्स भी डिफरेंट मिलते हैं, टॉयज़ भी डिफरेंट मिलते हैं। इसकी वजह से भी उनकी जो जेंडर रोल्स हैं वो बनते हैं। फैमिली कैसे रिस्पॉन्सिबल है सोशलाइजेशन के लिए, ये वो सोशलाइजेशन के एजेंट्स में से आया है, फैमिली के टॉपिक इसी हम पढ़ चुके हैं। जेंडर बाइसेस इन पाकिस्तान, डोमेस्टिक डिस्क्रिमिनेशन, जो घरों के अंदर औरतों को एक इन्फीरियर स्टेटस दिया जाता है और मर्दों को एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाया जाता है। मेजर डिसीजंस जो होते हैं औरतों की डिसीजन, मतलब उन्होंने ट्रैवल करना है, उन्होंने शादी किससे करनी है, उनकी एजुकेशन कहाँ तक होगी, ये भाई मेल रिलेटिव्स डिसाइड कर रहे होते हैं। भाई मारू ना एक। एजुकेशनल कंस्ट्रेंट्स, कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफन प्रायोरिटाइज डोमेस्टिक वर्क ओवर हायर एजुकेशन फॉर गर्ल्स। सही बात है। वो कहते हैं ना कि अच्छा जॉब पे जाना है, अच्छा एग्जाम देने जाना है, बस रोटी बना के जाना है, वो बात हो गई कि घर का काम जो है उसको ज़्यादा फोकियत देते हैं। हालांकि हमारा रिलीजन साफ साफ कहता है इल्म हासिल करना मर्द औरत दोनों पर फर्ज है। बायस ट्रेडिशंस, ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जो मर्दों के उसमें होते हैं, फेवर में होते हैं। रीजनल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल लुलेबीज रीइंफोर्स अ लोअर स्टेटस फॉर वुमेन, समटाइम्स एक्सप्लिसिटली ट्रीटिंग देम एज एसेट्स टू बी सैक्रिफाइस्ड टू सेटल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। हाँ, ये बहुत ज़्यादा होता है, पुराने ज़माने में तो बहुत होता था, अभी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भी दौर जाहिलियत ही चल रहा है बलूचिस्तान में और केपी वगैरह में भी। तो माइंड नहीं करना केपी वालों, मैं खुद भी केपी से ही हूँ। तो वहाँ पर क्या है कि अगर कोई मसला हल करना है तो कहते हैं हाँ मेरी बेटी तुम रख लो, मेरी बहन तुम रख लो। भाई ये क्या बात हुई, अपना मामला है, एक दूसरे को खुद ही पीटो ना। Workplace barriers. Women who enter professional spaces face severe obstacles including lower pay,
fewer opportunities for promotion, and the risk of harassment from male colleagues. तो ये तो बहुत बेसिक है. What is the relationship between gender stereotypes and self-fulfilling prophecies? तो ये याद रहे, ये सवालात आ चुके हैं मेरे एग्जाम में, इनको तो बहुत अच्छे से करना है. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इज ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान की जो डीपली हेल्ड एक्सपेक्टेशंस होती हैं अबाउट एन इंडिविजुअल lead them to treat that individual in ways that prompt them to confirm those original beliefs. For example, सोसाइटी के जो भी beliefs होते हैं एक बंदे से, तो वो बंदा जो है उसको अचीव करने के लिए अपना जो है अपने जान मार देता है कि मैंने उस लेवल तक पहुंचना है जो कि मेरे से एसोसिएटेड बिलीव्स हैं या फिर बिहेवियर है. इसके बाद है, अच्छा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं? वो रिजिड सोशल एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टीरियोटाइप है कि मेन जो है दे डू नॉट बिलोंग टू किचन, और एक बच्चा है भाई वो कुकिंग करना चाहता है, उसको शौक है इन चीज़ों का, तो वो क्या कर सकता है? वो एक रिजिड सोशल एक्सपेक्टेशन उससे जो है हो गई है कि भाई तुम लड़के हो, तुम्हारे किचन में क्या काम है, तो वो एक सोशल एक्सपेक्टेशन बना लेता है जेंडर स्टीरियोटाइप. फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली बिलीव करती है कि गर्ल्स कैन नॉट एक्सेल इन साइंस, they will treat young girls in way that reflect that belief, such as discouraging them from taking advanced courses or buying them non-scientific toys. Over time जो गर्ल है वो इस बात को समझ लेगी कि भाई उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो साइंस के कोर्सेज को जो है अवॉइड करेगी और टेस्ट पे पुअरली परफॉर्म करेगी. दिस आउटकम डायरेक्टली कन्फर्म्स द ओरिजिनल स्टीरियोटाइप, शोइंग हाउ बाइसेस टर्न इनटू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. तो स्टीरियोटाइप्स की वजह से ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज जो है वो बनती हैं. इंसान कहता है अच्छा ये मेरे साथ रिलेटेड है, मेरे से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं साइंस नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं ऐसा ही कर लूँगी, तो उसे कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. डिफरेंस बिटवीन जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड जेंडर आइडेंटिटी. जेंडर स्टीरियोटाइप्स वो तो आपके जो बिलीव्स होते हैं जो एक जेंडर से रिलेटेड होते हैं कि वो इस तरह है, और वाइड स्प्रेड कल्चरल व्यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल के औरतें जो हैं वो सबमिसिव होती हैं, लेस जो है वो इमोशनल होती हैं, और जो मर्द होते हैं वो अथॉरिटेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं. जेंडर आइडेंटिटी जो है वो आपका इंटरनल साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है जो आपको ये बताता है कि आप मर्द हो या आप औरत हो, और ये कब स्टार्ट होता है? एज 3. Do you agree that textbooks and curriculum are playing an important role in the development of gender stereotypes? तो हाँ, कंटेंट एनालिसिस से कंफर्म होता है कि स्कूल का जो करिकुलम है और टेक्स्ट बुक जो है वो एक पावरफुल रोल अदा करती हैं री-इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर स्टीरियोटाइप्स में. प्रोफेशनल पोर्टल टेक्स्ट बुक्स में मेल करेक्टर्स को शो किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, पायलट्स, सर्जन्स वगैरह, और डोमेस्टिक लो स्टेटस जो है वो औरतों को दिया जाता है. ओमिशन ऑफ कंट्रीब्यूशंस. टेक्स्ट बुक ऑफन कम्प्लीटली लीव आउट मेजर रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस मेड बाय वुमेन. ये बात मैंने भी नोट की है. बचपन से हमें जब रिलीजन के बारे में भी बताते थे तो जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और बहुत ज़्यादा वेल नोन साहबियात हैं उनके बारे में हमें कभी नहीं पता चला. ये तो मुझे अभी इंस्टाग्राम से हज़रत नुसैबा के बारे में पता चला और हज़रत खौला के बारे में पता चला, और जो पहली शहीद हुई थी इस्लाम के लिए, पहला इंसान जो शहीद हुआ था वो भी औरत थी. ये सारी चीज़ें मुझे इंस्टाग्राम से पता चली, मुझे सोसाइटी ने नहीं बताया, ना ही मुझे किताबों ने बताया. फॉर एग्जांपल, थ्रू वुमेन परफॉर्म half of the manual agriculture work in rural regions. Educational materials rarely portray women as farmers. ये बात भी मैंने नोट की है. This systematic presentation teaches children that leadership and analytical roles belong solely to the males.